कभी सोचा है कि पहाड़ भी गा सकते हैं या नदियां अपनी कोई कहानी सुना सकती हैं? आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही महान कवि को जानने वाले हैं जिन्होंने सचमुच प्रकृति को अपनी आवाज दी, सुमित्रा नंदन पंत। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां झरनों की आवाज में संगीत ही नहीं, शब्द भी हैं और आसमान में तैरते बादलों का भी कोई गहरा मतलब है। पंत की कविताएं हमें ठीक इसी जादुई दुनिया में ले जाती हैं। तो चलिए आज उनकी इसी दुनिया की सैर करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका सफर 1900 से 1977 तक रहा, उन्हें हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा सौंदर्य प्रेमी कवि माना जाता है। मतलब उनकी पूरी दुनिया का जो सेंटर पॉइंट था वो था ब्यूटी, चाहे वो प्रकृति की हो, कला की हो या फिर इंसानी जज्बातों की। लेकिन सवाल ये है कि प्रकृति के लिए इतनी गहरी मोहब्बत, इतनी संवेदनशीलता आखिर ये आई कहाँ से? इसका जवाब हमें उनके बचपन की कहानी में मिलता है। देखिए, उनकी कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे एक बेहद खूबसूरत गांव कौसानी से। यहीं वो पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी मां नहीं रही। शायद इसी अकेलेपन में प्रकृति ही उनकी सबसे पहली दोस्त, उनकी मां बन गई, और इसी अनुभव ने उनके मन को वो कोमलता दी जो उनकी हर एक कविता में झलकती है। उनके नजरिए को गढ़ने में कई चीजों का हाथ था। एक तरफ तो हिमालय का वो माहौल था और दूसरी तरफ तुलसीदास और टैगोर जैसे महान साहित्यकारों की किताबें। और हाँ, इन सब के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई ने उनकी सोच को एक नई मॉडर्न उड़ान दी। तो साहित्य की बड़ी तस्वीर में पंत जी कहाँ फिट होते हैं? असल में वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि हिंदी साहित्य के एक पूरे दौर, जिसे छायावाद कहते हैं, उसके सबसे मजबूत पिलर्स में से एक थे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि छायावाद के 4 महान स्तंभ थे और हर किसी का अपना एक अलग रंग था। प्रसाद जी फिलॉसफी और इतिहास की गहराइयों में उतरते थे, तो निराला की कविताओं में क्रांति की आग थी। महादेवी वर्मा जी रहस्य और दर्द को आवाज देती थी। और इन सब के बीच पंत जी ने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई, प्रकृति और सौंदर्य के कवि के तौर पर। तो ये छायावाद आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हिंदी साहित्य का रोमांटिक दौर था। ये वो वक्त था जब कविता किताबी नियमों से बाहर निकलकर सीधे दिल की बात करने लगी। कवियों ने अपने पर्सनल इमोशंस, अपनी कल्पना और सबसे बढ़कर प्रकृति के खूबसूरती को अपनी कविताओं का हिस्सा बनाया। तो चलिए अब बात करते हैं उन बेहतरीन रचनाओं की जिन्होंने पंत जी को ना सिर्फ ढेरों सम्मान दिलाए, बल्कि भारतीय साहित्य का एक चमकता सितारा बना दिया। पल्लव और गुंजन जैसी शुरुआती रचनाओं से लेकर युगांत और ग्राम्या तक उनका हर एक कलेक्शन अपने आप में एक मील का पत्थर था। लेकिन एक रचना ऐसी थी जो इन सब से ऊपर थी, जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत का शिखर थी। और वो रचना थी चिदंबरा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये उनके पूरे जीवन के सोच और सौंदर्य को लेकर उनकी समझ का निचोड़ थी। और चिदंबरा की इसी महानता के लिए उन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। ये उनकी दशकों की काव्य साधना को मिली सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित पहचान थी। लेकिन सम्मानों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानपीठ के अलावा उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान मिले। ये अवार्ड सिर्फ मेडल नहीं थे, बल्कि इस बात का सबूत थे कि उनका असर साहित्य की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो आखिर पंत जी की कविता में ऐसी क्या खास बात है जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है? चलिए उनकी कविता की आत्मा को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। उनकी कविता में 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, उन्होंने प्रकृति को सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ कैरेक्टर बना दिया। दूसरी बात, उनकी भाषा में एक संगीत है, उनके शब्दों में एक ऐसी लय है जो पढ़ने वाले को अपने साथ बहा ले जाती है। और तीसरी, उनकी गहरी मानवतावादी सोच जो हमेशा इंसान की बेहतरी और खूबसूरती की बात करती थी। तो अगर एक लाइन में कहें तो पंत जी का सबसे बड़ा योगदान था हिंदी कविता को एक नया, एक मॉडर्न सेंस ऑफ ब्यूटी देना। उन्होंने कविता को पुराने नियमों से आज़ाद करके कल्पना और सुंदरता के पंख लगा दिए। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या हम भी पंत की तरह एक पल रुककर प्रकृति में अपनी प्रेरणा और सुकून तलाश सकते हैं?
इस पर सोचिएगा ज़रूर।